हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ ए हिस्ट्री बुक चैप्टर 9। ठीक है, आपके हिस्ट्री की बुक चैप्टर 9 का ये लास्ट वीडियो है। तो टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1940 में मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रिसोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। यहाँ बताया गया है कि 1940 में जो मुस्लिम लीग थी वो देश के पश्चिम इलाकों में और पूर्वी इलाकों में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे ना, उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव में कहीं पे भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, फिर है कि फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन विविंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज़। फिर 1930 के स्टार्टिंग में कि उसके आखिरी सालों में जो मुस्लिम लीग थी ना, उन लोगों ने मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने वो लोग लगे थे। जो मुस्लिम लीग थी ये लोग 1930 तक हिंदू मुसलमानों को ना एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे। इस विचारों तक पहुंचने में, ठीक है, इस विचारों को पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनाव का कारण रहा होगा। कि अब ये अगर हम लोग देखा जाए कि ऐसा उन लोगों के मन में क्यों आया कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र हैं, तो इसके पीछे कारण रहा होगा कि उनके भी हो सकता हो हिंदू मुस्लिम में कुछ तनाव रहे हों। ठीक है, इसलिए ऐसा कारण रहा हो। ठीक, तो मैं इस फिगर को भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको कंप्लीट करती हूँ उसके बाद से यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ है कि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए चुनाव के बारे में बताया जा रहा है कि 1937 में जो चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव हुआ था। ठीक है, जो इलेक्शन हुआ था अपने क्षेत्र में, वो काफ़ी मेन कारण था कि लोगों के मन में आ गया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है। ठीक है, तो इस चुनाव के बाद जो मुस्लिम लीग थी उनको इस बात का यकीन हो गया था कि यहाँ के जो बाहर जो मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में कहीं पे भी उन लोगों को कहीं भी मुख्य भूमिका नहीं मिलेगी, हमेशा गौण भूमिकाएं निभानी पड़ेगी। और फिर क्या है, इट फियर डैट मुस्लिम्स में इवन गो अनप्रेजेंटेड, और उनको ये भी था कि कहीं कहीं मुसलमानों को प्रतिनिधि मिलेगी ही नहीं। ठीक है, उनको कहीं जगह कहीं सीट मिलेगी ही नहीं। फिर क्या है कि यहाँ बता रहे हैं कि 1937 में मुस्लिम लीग जो थे वो संयुक्त प्रांत में, कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते थे, वहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाना चाहते थे ना। लेकिन क्या है, कांग्रेस इसके साथ तैयार नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहती थी, जिससे इन दोनों के बीच का जो फासला था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा फिगर को देख लेते हैं स्टार्टिंग से। फिगर 16 है यहाँ पे। तो यहाँ में देखिए क्या बताया गया, मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर्स एट द ये मौलाना आज़ाद हैं तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य के साथ यहाँ बैठे हैं। 1942 का ये सीन है। जो मौलाना आज़ाद का जन्म था ये मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली थे और माँ अरब मूल की थी। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं के जानकार जो थे आज़ाद, इस्लाम के विद्वान और वहदात दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती थे। वो सभी धर्म को इक्वल मानते थे। ठीक है, सभी धर्म का उनको ज्ञान था। किसको? मौलाना आज़ाद को। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले, कि जो गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे ना उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता के काफ़ी पक्के हिमायती थे। ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे फिगर 17 में क्या है, चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती हैं यहाँ पे राजगोपालचारी। ठीक है, स्पीकिंग टू गांधी जी से ये बात कर रहे हैं। कब की बात है? 1944 की बात है। इस वार्तालाप में इनके बीच में बातचीत में क्या हो रही है, देखिए, वयोयुद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में जो नमक सत्याग्रह के नेता थे ये श्री राम गोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अंतिम जो सरकार थी उसके सदस्य थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। तो आपको यहाँ पे एक आंसर मिला कि चक्रवर्ती जो राजगोपालचारी थे वो स्वतंत्र जब हमारा भारत हुआ था उसके पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेगोटिएशंस फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1945-1947। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 और 47 के दौरान जो आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। ठीक, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक, फिर है यहाँ पे फिगर 19, मोहम्मद अली जिन्ना विद महात्मा गांधी। ये देखिए,
बॉम्बे में का ये सीन है सितंबर 1944 का। इसमें क्या था, 1920 तक हिंदू मुस्लिम जो एकता के समर्थन में सक्रिय थी, ये जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। मतलब ये लोग क्या थे कि मुस्लिम तो थे लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी के साथ खड़े थे। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित कर दिया और अंत में वो पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। मतलब पहले तो ये गांधीवादी से प्रेरित थे, गांधी के साथ थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान की डिमांड करने लगे और पाकिस्तान की स्थापना करने के लिए सबसे मुख्य नेता बन गए थे। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी ही थी। फिर यहाँ पे फिगर 20 है, इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। ये कब का सीन है, जुलाई 1946 का। गांधी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी विचार रखने वाले नेहरू जो थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। मतलब जो भारत हमारा जब स्वतंत्र होगा तो मतलब इन लोग के विचार कर रहे थे कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा तो वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार होगी, उसके बारे में ये लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया है जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये क्या होती है, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विद नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक या अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं हो, मतलब किसी धर्म के लिए नहीं हो। लेकिन मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, वो अपने अपने मुस्लिमों के लिए एक अलग स्थापना चाहती थी हर चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम्स masses in the 1930s allowed the league to widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. यहाँ बता रहा है कि 1930 में क्या था, मुस्लिम जनता को अपने साथ रखने से जब मना कर दिया था कांग्रेस ने, तो उस समय क्या था, अपना सामाजिक चेतना फैलाने में मदद की थी। तो उस समय क्या, जो मुस्लिम लीग थे ये लोग अपना मतलब अपना सब कुछ समाज में फैला रहे थे कि हमारा भी कोई अस्तित्व है और हम भी समाज में रहते हैं। उसके बाद क्या है कि 1945 के आसपास जब क्या था कि जब मतलब उस समय 40 के दशक के जो शुरुआती साल थे, जिस समय कांग्रेस के जो ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए क्या किया था, तेज़ी से प्रयास किया। फिर 1945 में देखिए बेटा क्या हुआ कि जो विश्व युद्ध ख़त्म हो गया 1945 में, तो अंग्रेज़ जो थे ना वो भारतीय स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे थे। तो इसके लिए वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू कर दिए थे। लेकिन ये जो बातचीत थी ना ये उनकी असफल थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। मतलब उनका कहना ये था कि मुस्लिम के लिए एक अलग नेता चूज़ कर सरकार बने और हिंदुओं के लिए एक अलग बने। लेकिन फिर ये क्या था कि कांग्रेस इन चीज़ों को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके बाद भी जो बहुत सारे मुसलमान थे वो गांधीवादी थे, मतलब गांधी के विचारों पर चलते थे और गांधी के विचारों से प्रेरित थे और गांधी जी के साथ थे वो। ठीक है, इसलिए वो उन लोगों को अलग नहीं करना चाहते थे। फिर यहाँ पे इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बट द लीग सक्सेस इज द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वॉज स्पेक्टिकुलर। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये बता रहा है कि जो 1946 में दोबारा जब चुनाव हुए थे, जो समान निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा था, लेकिन उस समय मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीट थी उस पर इस मुस्लिम लीग ने बेजोड़ सफलता इनको मिली थी। उसके बाद क्या है कि जो मुस्लिम लीग थी ना ये पाकिस्तान की मांग करती रही। फिर क्या है कि मार्च 46 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने के लिए, मतलब कि उन्होंने मांग का अध्ययन मतलब कि उनकी जो डिमांड है वो सही है कि नहीं, इसके लिए स्वतंत्र भारत बनाने के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए ब्रिटेन से 2-3 लोगों का जो टीम था वो भारत भेजा था। और ये जो संघ बना था, जो ये टीम बनी थी, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि भारत क्या है, शुड रिमेन यूनाइटेड, मतलब कि भारत को, देश को हमेशा अविभाजित रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उससे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को, जैसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे हिंदू कम मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ पे उन लोगों को, मुस्लिम लोगों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अलग सरकार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर क्या था, बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। लेकिन इस प्रपोजल पे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही लोग क्या थे, एग्री नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था, मतलब कि अब कंफर्म हो गया था कि हमारे देश का विभाजन होगा, मतलब पाकिस्तान नाम का एक देश अलग से बनेगा ही। ठीक है, फिर आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड
On mass agitation for winning its Pakistan demand, it announced 16 August 1946 as Direct Action Day. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। मतलब इस दिन कलकत्ता में काफ़ी ज़्यादा दंगे हो गए, दंगे होने लगे जो कई दिन तक चलते रहे। क्यों दंगे हो रहे थे कि पाकिस्तान नाम का मुस्लिम लीग के लिए एक अलग देश बनाया जाए। और इन दंगों में क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए। और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। मतलब अलग अलग जगहों पे मुस्लिम उग्र हो गए थे, ठीक है, और अपने फ्रीडम की स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। देखिए इस तरीके से, देखिए आप है इसमें फिगर में देखिए, रिफ्यूजीज फ्रॉम रियॉट टर्न पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ द शेल्टर एंड फूड। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी जो है ये, ठीक है, आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए इस जगह से खदेड़े गए हैं ये लोग, ठीक है, वो जो दंगे हो रहे थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं किस चीज़ की तलाश में, काम के, भोजन के तलाश में। फिर यहाँ देखिए कि मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस विमन had to face untold brutalities during the partition. Millions of people were forced to flee their homes, turned asunder from their homelands. They were reduced to being refugees in alien lands. ये कह रहे हैं कि कई लाख लोग मारे गए थे और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा से अब कथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। मतलब काफ़ी औरतों के साथ अत्याचार किए गए थे, ठीक है। करोड़ों लोगों को अपने घर बार को छोड़कर भागना पड़ा था, नहीं तो उनकी जान चली जाती बेटा, क्योंकि दंगे हो रहे थे। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर चले गए थे। मतलब अजनबी देश, अजनबी राज्य में चले गए थे। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, इसके शहरों का माहौल बदल गया, ठीक है, और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद, विभाजन की पीड़ा, मतलब जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का जो आनंद मिला था भारत देश को, लेकिन यह जो पाकिस्तान का विभाजन हो गया ना, ये एक दर्द बन गया था और हिंसा के साथ हमारे सामने आया था, ठीक है। तो बस ये आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन यू कैन डिस्कस टू मी। ओके, थैंक यू।